दूसरा है जिसको आप बेसिक मैथ्स कह लीजिए या बेसिक न्यूमरेसी कह लीजिए, इसी में डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी को भी जोड़ लीजिए। बेसिक मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बच्चों को इसका नाम सुनते बुखार होने लगता है कि ये क्या बात हुई, ये क्यों पढ़वा रहे हैं, हम तो आईएएस बनने आए थे, गणितज्ञ थोड़ा ना बनना है हमें। सबसे अच्छा मुहावरा है हमें ज्ञानी नहीं बनना है, आईएएस बनना है। जैसे ज्ञानी बनना आईएएस बनने के खिलाफ हो कि अरे आईएएस बनने से ज्ञानी बन गया, अब तो ये अभी आईएएस नहीं बन पाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। और कई लोग मानते हैं कि ये सब बेकार की बात है, लेकिन आप आईएएस बन के क्या करेंगे इसके बिना? परसेंटेज निकालनी पड़े तो उसके बाद आप कहते हैं, किसी को बुलाते हैं, भाई परसेंटेज निकाल लो जरा, भाई साहब परसेंटेज निकालनी आ जाओ जरा। कैसे काम चलेगा? आपको जिला संभालना है, जिले का पूरा बजट आपके पास है, 1000 तरह के खर्चे हैं, कौन सा खर्चा किस मद में किस तरह से हो, जब तक आपको डेटा समझ में ना आता हो, पिछले 10 सालों की रिपोर्ट्स आप तुलनात्मक रूप से किसी पाई चार्ट से या किसी टेबल से ना समझ पाते हो, जिस टेबल में 3 या 4 तरह के फैक्टर शामिल हुए, टेबल पढ़ने में माथा खराब हो जाता हो, समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे पढ़ें इसको, एक टेबल बनानी पड़ जाए, टेबल बन ही नहीं रही आपसे, मल्टीपल फैक्टर वाली टेबल। आप बिना डेटा को समझे, बिना डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखे, कैसे उस सारे फंड्स के एलोकेशन को समझ पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे जो करना है। आईएएस या आईपीएस बनने डंडा नहीं लाना होता, डंडा घुमाना बहुत छोटी बात है। आईएएस आईपीएस बनने के बाद, स्पेशली आईएएस बनने के बाद, आपको देश के सारे रिसोर्सेस को मैनेज करना होता है। और जो व्यक्ति, भाई आप आईपीएस ही बन गए, सभी राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े अपराध के आपके सामने रखे हुए हैं, आपके जिले में पिछले 5 साल के अपराध के आंकड़े तुलनात्मक रूप से कोई वेन डायग्राम चार्ट में है, कोई टेबल में है, कोई ग्राफ में है, और आप कह रहे हैं किसी को बुलाओ, समझा के बताओ क्या लिखा है इसके अंदर। ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको मैं, जो लोग आईआरएस बन के जाते हैं ना इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, उनके जो जूनियर्स होते हैं असिस्टेंट, वो आते हैं एसएससी से, ठीक है, एसएससी जानते हैं ना। और एसएससी में क्या पूछते हैं? गणित आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। और वो गणित, रीजनिंग, इंग्लिश में इतने इतने हाई लेवल के लोग होते हैं, जबरदस्त उनकी पकड़ होती है इन चीजों में। रीजनिंग, उनसे आप रीजनिंग चलते पूछिए, सभी जैसे कुत्ते बोलेंगे हाँ हाँ चलो आगे बताओ, सारे कुत्ते गिलास हैं, ऐसे जवाब देंगे इतना बढ़िया। और वो बनते हैं रेवेन्यू में असिस्टेंट। तो वो असिस्टेंट है, यानी प्रमोशन के बाद बनेगा आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, और आईटीओ लंबी प्रमोशन के बाद बनेगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि आप बनेंगे ज्वाइनिंग के दिन, एसीआईटी। और ये एसएससी वाला व्यक्ति 11 साल की सर्विस के बाद एसीआईटी बनेगा, जो आप डे 1 पे बनेंगे। असली बात आप सुनो, कई ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स होते हैं, आईआरएस बन गए, अकाउंटिंग आज तक सीखी नहीं है क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़े, अकाउंट्स आर्ट्स पढ़े हुए थे, मैथ्स आता नहीं है, सी सेट में रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से काम चल गया था, क्वालिफाई कर लिया था। इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी माध्यम से है, इंग्लिश उतनी ही आती है कि बाई चांस क्वालिफाइंग पास हो गया मेंस में, पीली चिट्ठी नहीं आई, ठीक। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों में होता है, बहुत लोगों में है। और इंटरव्यू ठीक से हुआ, सीधे आईआरएस में लैंड किया, ट्रेनिंग हुई आईआरएस की, ट्रेनिंग में आते हैं सीए, इनकम टैक्स एक्ट सिखाते हैं, और इस आदमी का दिमाग का धुआं हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट समझ के। इनकम टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, उसको लग रहा है कि अरे यार औरंगजेब कहाँ चला गया। हमें तो उसमें मजा आता था, ये क्या क्या सिखा रहे हैं हमें और क्यों सिखा रहे हैं। उसके बाद फाइनल हो गया, ट्रेनिंग पूरी। ट्रेनिंग में पास करना ट्रेनिंग एकेडमी की नैतिक जिम्मेदारी होती है, वरना यूपीएससी पे सवाल उठ जाता है। इसलिए आप वहां कितना भी खराब पढ़े, अंत में पास करवा देते हैं। यहां तक कि चीटिंग का ऑर्गेनाइज सिस्टम काम करता है वहां पर कि भैया पास होना है आपको, यूपीएससी की प्रतिष्ठा का सवाल है, किसको सुन के भेज दिया है। तो आखिरी एग्जाम में जब दिखता है ऐसे पास नहीं होगा, इन्विजिलेटर बाहर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम चाय पी के आ रहे हैं, आप अधिकारी लोग हैं, समझदार हैं, चीटिंग नहीं करेंगे। हम 10 मिनट में आ रहे हैं, इसका संकेत स्पष्ट होता है कि भाई है ना 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट काफी है, एग्जाम आसान है। और 10 मिनट में उसके बाद रामराज्य स्थापित होता है वहां पर, और उसके बाद फिर सब लोग पास हो जाते हैं। तो इनको लगता है हमारा झंझट तो खत्म हुआ, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगी बाद में। फिर वो फील्ड में जाते हैं। अब एक जिला या एक छोटा जिला उसके हाथ में असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, उसके पास 3 असिस्टेंट हैं, एक आईटीओ है। दावे से कह रहा हूं कि 90% केसेस में असिस्टेंट्स को लगता है कि ये आदमी बना कैसे आईआरएस। 90% केसेस में ऐसी स्थिति होती है। मतलब आईआरएस ऐसे भी तो आईआईटी वाला था और आईएएस एग्जाम दिया, आईआरएस हो गया। जब वो बन गया था तो ऐसे होता है, प्रभु आप आए आईआरएस बन गया, तो प्रभु वाले मूड में रहते हैं। कोई ह्यूमैनिटीज वाला, हिंदी माध्यम वाला पहुंच जाए वहां, जिसको मैथ्स के नाम से भूत आता हो जिसको, फिर देखिए असिस्टेंट्स को धीरे धीरे क्या होता है, काम सारे असिस्टेंट करते हैं। कोई काम है सर बोलते हैं, अरे भाई तो सब देख लो क्या है ये, कुछ इंग्लिश में लिखा, आप देखो क्या लिखा है। इसका टैक्स कैलकुलेट करना जरा, कैसे करते हो तुम लोग यार, कैसे करते हो। इसको लगता है कि हम तो जैसे करते हैं, भाई तू आया कैसे यहाँ पर।
तो यहाँ पहुंचे कैसे? ये हालत हो जाती है। और उसके बाद जब केस की सुनवाई, ये भाई साहब जज भी तो हैं। असिस्टेंट कमिश्नर होने का मतलब है कि आप जज हैं। जज का मतलब इनकम टैक्स या जीएसटी के मामलों में आप जिस भी सर्विस में हैं उसके केसेस आपके पास आएंगे। किसी पे आपने भेजा, एक पत्र भेजा कि आपका टैक्स ठीक नहीं लग रहा हमें, तो डिस्कशन करनी होगी। केस कर दिया, वो आदमी आया, उसने वकील भेजा अपना, वो वकील एलएलबी प्लस सीए है। आमतौर पे टैक्सेशन के वकील सीए प्लस एलएलबी होते हैं। वो वकील है, वो पिछले 10, 20, 25 साल से इनकम टैक्स के केसेस देख रहा है। इनकम टैक्स एक्ट उसको पूरा रटा हुआ है। वो देखता नहीं है, वो सीधे पेज नंबर बोलता है, पेज नंबर है, चौथी लाइन दूसरा शब्द, ऐसे बोलता है और सारा इंग्लिश में बोलता है। सामने जज साहब बैठे हैं। जज साहब ने इनकम टैक्स एक्ट ठीक से पढ़ा क्योंकि एकेडमी में वो बाकी कामों में व्यस्त थे। अंग्रेजी ठीक से आती नहीं, कैलकुलेशन करनी आती नहीं है। कोई बोल दे 3000 का 20% है तो 5 मिनट रुपया। 3030 गुणा 20/100, 2 जीरो यहां से कटी, 30 गुणा 20 600। 2-2.5 मिनट के बाद बोले हाँ 600 आगे बताओ। आप समझ रहे हैं कि जो वकील सामने खड़ा है, इधर दूसरा वकील खड़ा हुआ है, 2-3 असिस्टेंट खड़े हैं। वकील असिस्टेंट को देख के पूछ रहे हैं क्या ये, तो कह रहे हमें क्या पता कौन है आ गया। क्या करेगा? अगर आप चाहते हैं कि आप IAS बन के ऐसी छवि लेके जिए तो ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा आदमी मर जाए। ये जीना भी कोई जीना लल्लू, जीवन तो थोड़ा सुंदर होना चाहिए ना। इसलिए भाई ठीक से समझिए इस बात को, इन चीजों को तरह गौण मत मानिए, इन स्किल्स को ठीक से इंप्रूव करें। खैर ये बताइए, किसी भी सिविल सर्विस में ठीक परफॉर्म करने के लिए बहुत बेसिक सा मैथ्स, गुणा भाग जमा घटा फास्ट कैलकुलेशंस और डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल को चार्ट को बनाना समझना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो यूपीएससी अगर इतनी सी अपेक्षा कर रही है तो क्या बुरा कर रही है?